ओके, हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर आपके लिए लेकर आया हूँ हीट 1 में चौथा इंस्टॉलमेंट या चौथा लेक्चर। और लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज लेक्चर। और कुछ नहीं, तो आज हम क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। तो आज का पहला टॉपिक होगा इवेपोरेशन। हाँ, इवेपोरेशन होगा। ये फिर से आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे होगा क्योंकि मटका ठंडा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसमें इसकी जो है थोड़ा सा हेल्प है। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी एंड पावर। एनर्जी एंड पावर। और चौथा चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो वेरिएबल स्पेसिफिक हीट। वेरिएबल स्पेसिफिक हीट। तो देख लीजिए, आज ये 4 कॉन्सेप्ट होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज डिफाइंड एज, इवेपोरेशन जो है हमारा डिफाइंड होता है कि व्हेन ए मॉलिक्यूल escape slowly from the surface of the liquid। इवेपोरेशन क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस से धीरे धीरे escape कर जाता है तो वो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, जो कुछ समय बाद हमको पता चलता है कि हमारा जो क्वांटिटी घट गया है। तो उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसा जो है हमारे पास बीकर है, इसमें यहाँ तक कोई लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है। उसमें क्या होता है कि हम जब जानते हैं लिक्विड में जो है हर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो मोशन करता है। और मोशन करते वक्त वो रैंडम स्पीड से रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हुए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करता है, कोलिजन करता है। या तो फिर वो बॉल पे, मान लो ये मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से टक्कर करेंगे, या फिर ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जाके टक्कर करके वापस घुमाता है। तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टक्कर करता है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, या फिर वो वॉल से टक्कर करता है तो अपनी डायरेक्शन को वो चेंज करता है। लेकिन ओकेजनली क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो है इस सरफेस के आसपास वाले ऐसा हो कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टक्कर ना करे और वो फुदक के बाहर आ जाए। तो ऐसा कुछ समय पे हमने ऑब्जर्व किया। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक रैंडम स्पीड होती है उसकी, और वो रैंडम डायरेक्शन होता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। और वो दूसरे मॉलिक्यूल्स या फिर वो वॉल के साथ टक्कर करते रहते हैं। लेकिन ओकेजनली क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टक्कर ना करे। ऐसा हो ही ना कि दूसरा मॉलिक्यूल से टक्कर हो और स्केप कर जाएं, वो बाहर की तरफ स्केप कर जाएं। तो वही इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। जब ये इस पे स्केप करते हैं तो ये वेपोरेशन का लेटेंट हीट इनटू उसका मास, इतनी हीट को अपने साथ ले जाते हैं। यानी कि अगर वो यहाँ से इवेपोराइट हुए हैं तो ये m उसका मास इनटू LV, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन के बराबर एनर्जी जो है लिबरेट करते हैं। यानी और वो एनर्जी यहाँ से आती है या फिर कहीं से भी आए, इतनी एनर्जी जब उनको मिलती है तो वो जो है इवेपोरेट होते हैं। तो आगे चलते हैं। ये हमारा वेपोरेशन था। तो अगला टॉपिक है ठंडा मटका या ठंडा मटका कॉन्सेप्ट। तो मटका बना ले, मटका है
उसमें वाटर है। क्या होता है, हमने गर्मियों में देखा है मटके से सभी लोग पानी पिए या हम जानते हैं मटके का पानी ठंडा होता है। तो मटके में पानी कैसे ठंडा होता है उसको सही, उसमें क्या होता है, ड्यू टू इवेपोरेशन, ड्यू टू इवेपोरेशन होता क्या है कि जो ये पानी होता है ना, तो ये जो मटका होता है वो मिट्टी का बना होता है। तो मिट्टी के अंदर जो है वो पतले पतले पोर्स हो जाते हैं, पतले पतले क्या हो जाते हैं, पोर्स, छिद्र हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं तो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर जो है इसके सरफेस पे आ जाता है, इसके सरफेस पे आ जाता है। हम अज्यूम करते हैं कि बाहर से कोई कंडक्शन नहीं हुआ है, तो जब ये बाहर निकलते हैं तो जितना भी मान लो, तो इसका मास मान लो m हो, कैपिटल M हो, और कैपिटल M मास हो, इसका स्पेसिफिक हीट SW हो, और ये जो है इवेपोरेट हो रहा है स्मॉल m ग्राम पर सेकेंड से। तो जब ये निकलेगा तो ये अपने साथ इतनी हीट लेके निकलता है, स्मॉल m इंटू LF, और अगर ये T टाइम पे हो तो T, यानी T टाइम पे इतना मास, तो इतनी एनर्जी ये निकलेगा। और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, अंदर से मिलेगी। क्यों? क्योंकि बाहर से एनर्जी ट्रांसफ़र होती नहीं है, तो जो अंदर का लिक्विड होगा वही एनर्जी देगा। तो क्या होता है, इसके लिए ये LV, इसके लिए LV की वैल्यू जो होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। तो इतनी एनर्जी, इतना कैलोरी एनर्जी ये अंदर से लेता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसका टेम्परेचर डाउन होना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन बनता है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर। तो सपोज कर लेते हैं कि मान लो कि इसका m ग्राम पर सेकेंड के हिसाब से जो है ये पोर्स पे जो है इवेपोरेट हो रहा है, तो T टाइम पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी T टाइम में mt के बराबर ये, क्योंकि m हमने जो दिया है ग्राम पर सेकेंड दिया है, T टाइम पे इतना मास निकल जाएगा इनटू LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मैंने बोला कि उतनी एनर्जी चाहिए तभी वो बाहर जाएगा। अब ये सब इसको बाहर से मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने बोला है बाहर से कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो बाहर से कोई एनर्जी मिलेगी नहीं। तो इतना एनर्जी इसको मिलेगा, कौन देगा, कैपिटल M SW T इनिशियल माइनस T फाइनल। ये क्यों किया सर? क्योंकि इनिशियली टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, वो डाउन होगा, क्योंकि एनर्जी तो निकल रही है ना भाई, एनर्जी निकलेगी तो ये डाउन होगा। तो इससे अब इधर जो है T इनिशियल माइनस T फाइनल बराबर कर लो स्मॉल m T LV अपॉन कैपिटल M SW। तो TF जो आएगा वो आ जाएगा TI माइनस स्मॉल m T LV कैपिटल M SW। ये रिलेशन है कि समय के साथ इनिशियल टेम्परेचर जो है हमारा गिरता जाएगा। तो ये था ठंडा मटका कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, जो इवेपोरेट होगा एनर्जी, जो भी इवेपोरेट में जो मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन के बराबर की एनर्जी लेके निकलेंगे, और वो हमें अंदर से मिलेगा। तो चलते हैं आगे अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, पावर, एनर्जी, पावर एंड एनर्जी। हम जानते हैं कि हमने पहले भी बोल चुका है, हीट जो है एनर्जी ही होती है और वो टेम्परेचर डिफरेंस पे वर्क करती है।
तो हम सभी लोग जानते हैं एनर्जी क्या है, और हम हीट पढ़ रहे हैं तो हीट पहले ही बोला जा चुका है एनर्जी है। अब हम आते हैं पावर। पावर क्या होता है? पावर डिफाइन करता है 1 सेकंड में कितनी एनर्जी को एक्सपेंड किया जाए या कितनी एनर्जी के साथ वर्क किया जाए, वही उसकी पावर होती है। तो पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी अपॉन टाइम जो होता है वो पावर को डिफाइन करता है। लेकिन असल में वो क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कोई लगाता है या लगा सकता है, वो उसकी पावर को डिफाइन करता है। कि 1 सेकेंड में अगर किसी का अगर इसका यूनिट होता है वाट, जो कि होता है जूल पर सेकेंड। अगर कोई बोले कि हम कोई इक्विपमेंट का बोले कि पावर जो है 10 वाट है और दूसरे का 20 वाट है, तो ये कहा जा सकता है कि 1 सेकेंड में ये 10 जूल का वर्क कर देगा या हीट दे देगा, कुछ भी कर देगा, एनर्जी ये होता है। और ये जो है उसी 1 सेकेंड में 20 जूल का वर्क कर देगा। तो सिंपल सा यही वर्क होता है और पावर होता है, या एनर्जी है पावर का रिलेशनशिप होता है। तो हम इस पे लगा लेते हैं। और नॉर्मली हम लोग जो है एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम एज ए वाट की तरह से करके हम हीट एनर्जी में चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बीकर है, जिसमें 8 kg वाटर फिल है। क्या फिल है? वाटर है, जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री है और उसको पहुंचाना है 50 डिग्री पे। स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। और इसमें एक रॉड डाल दिया गया है और रॉड को किसी स्विच से जोड़ दिया गया है। तो हमें, और इस रॉड का जो है पावर हमें दिया गया है, पावर बराबर 1000 वाट। हमें बताना है कि कितने टाइम में ये 50 डिग्री पे पहुंच जाएगा। टाइम बताना है, फाइंड आउट टाइम in minute when there is 20% loss of electrical power, electrical energy। यानी 20% इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है कहीं किसी दूसरे चीज़ में। बाकी की सारी एनर्जी हमारी जाती है इसको हीट करने में, 10 से 50 करने में। और हमें टाइम बताना है, वो भी मिनट में, कि कितना टाइम में हम इस पानी को गर्म करेंगे। तो अभी नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम स्टार्ट करते हैं लगाना। तो बोला है कि 8 मास क्या है? 8 kg वाटर है। स्पेसिफिक हीट इसका 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और टेम्परेचर 10 से 50 पहुंचाएगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा 40 डिग्री का होगा। टेम्परेचर डिफरेंस 40 डिग्री का होगा। तो कितनी हीट रिक्वायर होगी इसको यहाँ पहुँचने में? 8000 ग्राम को, किलोग्राम को ग्राम में बदल लिया, गुणे 1 गुणे 40, क्योंकि Q बराबर M डेल्टा T होता है। तो इतने एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, इतने एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं मैकेनिकल, ये कैलोरी में है तो इसको मैकेनिकल एनर्जी में हम चेंज कर लेते हैं। तो 8 चौक 32 गुणे 10 के घाते 4 गुणे 4.2, अब ये आ गया जूल में।
4.2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया जूल में। अब दूसरा पार्ट, हमें रॉड कितना दे रहा है, तो रॉड का पावर है 1000 वाट, लॉस कितना है 0.2 या 20%। तो पावर टोटल जो एनर्जी हमें मिलेगी, एनर्जी जो हमें मिलेगी 1 सेकेंड में, वो क्या होगा 1000 गुणे 0.8। और ये एनर्जी इस एनर्जी के बराबर करने के लिए, अब मान लो टोटल इतनी एनर्जी कितने समय में हो जाएगी, तो E इंटू टी बराबर Q, क्योंकि टी टाइम है, ये तो 1 सेकेंड में है, तो टी से मल्टीप्लाई करोगे तो उतने समय में इतनी एनर्जी के बराबर होगी। तो इसका हो जाएगा 1000 गुणे 0.8 गुणे टी बराबर 32 गुणे 42 गुणे 10 के पावर 3। तो ये इससे कट गया, तो टी बराबर 42 0.8 गुणे 10, 8 चौक 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16 जूल। ये आ गया हमारा सेकेंड। तो 1680 सेकेंड लगेगा। नोट कर लो, अभी सेकेंड है तो इसको मिनट में बदलने के लिए, तो टी इन मिनट बराबर 1080 में 60 का, जिन्होंने जीरो को मारा, 6 दूनी 12 है, उसके बाद 4 48, 6 वठे 48, 6 दूनी यहाँ कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 4 ये 8, 6 वठे 48, 28 मिनट। ट्वेंटी 8 मिनट में जो है ये हमारा कितना पहुंचा देगा, 50 डिग्री पे पहुंचा देगा, 50 डिग्री पे पहुंचा देगा। तो इसको मिटा देते हैं। कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन अपने से करिए, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये रहा हमारे पास जो है पावर एनर्जी पे। अब गीज़र, एक गीज़र प्रॉब्लम आता है, गीज़र प्रॉब्लम होता है। गीज़र में क्या होता है कि गीज़र में पानी निकलता रहता है और गीज़र उस पानी को ठंडा करता रहता है। तो उसको एज ए एग्ज़ाम्पल लेके देख ले कि एक हमारे पास टंकी है जिसमें एक टोटी लगा हुआ है जहाँ से पानी गिर रहा है, और इधर से पानी इन होता है, टी आई बराबर मान लो 10 डिग्री पे इन हो रहा है। तो गीज़र उसको गर्म करेगा और यहाँ से इसका जो रेडियस है, रेडियस वो 1 सेंटीमीटर है। तो रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर है और इससे जो वाटर गिर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से गिर रहा है, और इसकी डेंसिटी दी हुई है वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमें जो वाटर चाहिए वो 50 डिग्री पे चाहिए। तो कितने पावर का मोटर हम लगाएं, तो पावर ऑफ गीजर, पावर ऑफ गीजर निकालना है। तो 1 सेकेंड में कितना वाटर गिर जाएगा वो निकालने पहले।
तो इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। m बराबर हो जाएगा रो या डी डब्ल्यू इंटू वी। ये तो 1 हो गया। दूसरा इसका a इंटू एल कितना लेंथ हो जाता है, तो 1 क्रॉस पाई 1 स्क्वायर इंटू 10 गुणे 100, तो ये आ जाएगा 1140 ग्राम। इतना ग्राम जो है वो 1 सेकेंड में निकल रहा है। तो इतने ग्राम का 50 डिग्री पहुंचाने के लिए हमें कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम मिटा देते हैं। हमारे पास m आ गया 1440 ग्राम और फाइनल टेम्परेचर जो हमें चाहिए वो 50 पे है, T इनिशियल इसका 10 पे है और हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो हम देख लेते हैं 10 से 50 पहुंचाने में कितने हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हीट बराबर m s डेल्टा T होता है। m की वैल्यू क्या है 3140, s क्या होता है 1 होता है क्योंकि वाटर लिया गया है, गुणे 40 यानी 50 माइनस 10 इंटू 4.2, क्योंकि ये कैलोरी में था तो तुमको जो है ये जूल में, तो ये टोटल जूल में आ गया। तो कितना लगा, तो 1040 गुणे 40 गुणे 4.2, तो 4 ये पॉइंट हटाओगे तो ये 0 हटाना पड़ेगा, ये 42, तो मल्टीप्लाई कर ले गुणे 42, 4 दूनी 8, 2 6 16, 4 1 5, 3 चौक 12, 11, फिर गुणे 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 4 का नाम 4, 3 7, 3 चौक 12, 4, तो 27520, क्योंकि 10 यहाँ बचा रह गया। इतना वाट चाहिए। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करें तो 2027 गुणे 5, 427.5 किलोवाट। हाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगभग 3 किलो के बराबर तो वो 1 सेकंड में गिरा भी तो दे रहा है, तो बहुत बड़ा गीजर लगेगा। यही वजह होता है कि जब हम ठंडियों में नहाते हैं तो थोड़ी देर के बाद जो है ठंडा पानी आने लगता है, क्योंकि उसके 1 किलोवाट या 2 किलोवाट के होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है पानी को गर्म नहीं कर पाता है। तो ये गीज़र प्रॉब्लम था। कॉन्सेप्ट यही था कि जो टोटल एनर्जी टोटल मास निकाल लो, उसका टोटल हीट निकाल लो, उसको जूल में बदलो और वो टोटल वाट में आ जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड में निकाला जाता है, उतना एनर्जी 1 सेकंड में चाहिए तो उसकी वो पावर आ जाएगी। तो ये गीजर प्रॉब्लम था। अब एनर्जी कंजर्वेशन पे ये जो है प्रॉब्लम है। तो चूंकि ये हीट है, हीट एक प्रकार की एनर्जी है, तो एनर्जी कंजर्वेशन, हीट एक प्रकार की एनर्जी है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पे कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो ये देख लो, मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है 2 kg का और उसका स्पेसिफिक हीट 50 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड है, नहीं 50 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। और एक दूसरा एक बुलेट है जो फायर हुई है गन से, वो कितना है 100 ग्राम की बुलेट है और जो 500 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। अब क्या है कि 40% एनर्जी जो होती है, 40% एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट। देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बार।
ब्लॉक, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक। तो टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है जब ये 40% एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में। तो इसको मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो काइनेटिक एनर्जी का 40% हमारा हीट एनर्जी में बदलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv², सब कुछ दिया हुआ है, हाफ, उसको 0.1 में चेंज कर लो क्योंकि ये ग्राम किलोग्राम में होगा, और उसके बाद ये 500 गुणे 500, तो ये कटेगा 250, ये एक जीरो ने ये इसको मार दिया, तो हो जाएगा 125 जूल। इतनी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में। तो चूँकि हमारा स्पेसिफिक हीट जूल में दिया हुआ है और ये किलोग्राम में है, तो 2 किलोग्राम है, तो इसका उसके द्वारा हीट का फार्मूला है ms डेल्टा T इक्वल टू इतना। तो m की वैल्यू 2 है, s का वैल्यू 50 है, डेल्टा T निकाल लेते हैं। तो जीरो ने जीरो को मारा, 5 दूनी 10, तो एक जीरो को और मारेगा, तो डेल्टा T बराबर 125 आ गया डिग्री। तो इसके ब्लॉक में अगर ये इनिशियली जो है 20 डिग्री पे है, तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T फाइनल बराबर 125 प्लस 20, 145 डिग्री। 145 डिग्री तक ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है, नहीं यार, यहाँ पे जो है 40% ही इसका लगेगा। सॉरी, हम जो है यहाँ गलती कर दिए। इस एनर्जी का 40% ही हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो एक जीरो से ये चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2 10, 4 का 9 4 1 5, और ये जीरो। इतना जूल एनर्जी अवेलेबल है 2 गुणे 50 गुणे T फाइनल माइनस 20। तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 से एक जीरो कट जाएगा, T फाइनल बराबर 50 प्लस 20 बराबर 70 डिग्री। सॉरी, वो 40% ही कन्वर्ट हो रहा है ना, तो उसका हमें ध्यान देना होगा। 60% तो लॉस हो जा रहा है। तो आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है स्पेसिफिक हीट एज वेरिएबल फंक्शन। नॉर्मली बहुत लंबे टेम्परेचर तक हमारी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहती है, लेकिन वो वेरी करती है। इतना मान लें कि हमारा स्पेसिफिक हीट जो है वो वेरी करता है। बहुत लंबे समय तक कांस्टेंट होने की वजह से उसको हम कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन हाँ, जब रेंज बढ़ने लगती है तो वो जो है किसी चीज़ पे डिपेंड होने लगता है, वो वेरी करती है। तो उस पर एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक M ब्लॉक है जिसका स्पेसिफिक हीट दिया है A T² प्लस B T पे क्यूब, और इसका टेम्परेचर जो है अगर हम इंक्रीज करते हैं तो T प्लस डेल्टा T, अगर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो इनिशियल, तो ये अपना जो है हीट इसको दिया जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको हीट देना ही पड़ेगा, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन स्पेसिफिक हीट का ये फार्मूला है। तो हमारे पास जो हमने फार्मूला है, हमारे पास ms डेल्टा T, तो T dt में चेंज हो रहा है, तो जो हमें दिया जाएगा Q dQ ms
T dt के बराबर होगा। T इनिशियल से T फाइनल जा रहा है, तो दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये 0 से Q जाएगा, तो ये Q हो गया, और ये T इनिशियल से T फाइनल जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा T इनिशियल टू T फाइनल, m कांस्टेंट हो जाएगा, S T dt, ये फार्मूला है। तो कुछ भी नहीं है, अगर वो D से D थीटा जा रहा है, तो जो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला आएगा m T इनिशियल टू T फाइनल S T dt, ये फार्मूला आएगा। तो इस वैल्यू को इसमें रख के इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, तो हमारा हीट आ जाएगा। तो यही है, क्योंकि मैं मोस्टली तुमको 90% ऐसा मिलेगा कि तुमको स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट मिले, लेकिन हाँ जेईई एडवांस में अगर वो तुमको वेरिएबल स्पेसिफिक हीट दें तो इस तरह तुम कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। टेम्परेचर T से dt बढ़ेगा तो इस तरह का फार्मूला हम लगा के कर सकते हैं, क्योंकि उसके हीट में dq का इंक्रीज होगा, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा टोटल हीट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो जाते जाते हम ये बता दें कि मैकेनिक्स जो है इसमें बड़े आराम से आ जाता है, क्योंकि हीट जो है एक एनर्जी होती है। तो हम किसी भी ब्लॉक पे अगर हमें मैकेनिक्स घुस गया है तो हम ये देखेंगे, एक फार्मूला लगेगा ms डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस एंड डेल्टा टी है, या फिर लेटेंट हीट अगर वो फेज ट्रांसफ़र कर रहा है तो ml, या तो F लगा दो या तो V लगा दो। तो ये दो फार्मूले जो है हीट से आते हैं और काइनेटिक एनर्जी, या तो काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv² का कुछ फ्रैक्शन जाएगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी है टोटल mgh, उसका कुछ फ्रैक्शन बदलेगा, या तो फिर वर्क किया गया होगा F इंटू डी, या F cos d cos थीटा। इसका इन तीनों का कुछ पोर्शन जो है परसेंटेज पार्ट ही जो है हमारा हीट में चेंज होगा। तो इनको इक्वल कर दो, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लास्ट से ये हीट का है, हीट एनर्जी इसमें चेंज होगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ लॉस होगा, उसका ध्यान देना। तो इससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमारा बेसिकली हीट खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में हम आपको लाएंगे हीट ट्रांसफ़र। थैंक यू।